हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र थानवी आप सभी का थानवी लॉ पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करना शुरू करेंगे जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही अहम सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, बात यह है कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठना चाहता है, उस हर एक एस्पायरेंट की ये इच्छा होती है कि उसका जो है ना कानून जो तीनों हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और उसके साथ में चौथा है सीपीसी, उन चारों पे सारे लोग अपना कमांड चाहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूं कि आपका भी ऐसा ही कमांड जैसा आप चाहते हैं वैसा होना चाहिए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये भारतीय न्याय संहिता की अंग्रेजी और हिंदी एक सरीकी है। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो रोमन स्क्रिप्ट में लिख दो, बाकी इसका कोई इंग्लिश वर्जन है नहीं। जैसा भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड कहते थे, अब वो वैसा सिस्टम रहा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स माय थंबनेल। ये थंबनेल जो है ना, ये लिखता है ऑल स्टेट्स जुडिशियल सर्विस एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का जो लेक्चर होगा या आइंदा कानून के किसी भी विषय पर लेक्चर होंगे, स्पेशली इन रिगार्ड टू क्रिमिनल लॉज, कि वो केवल और केवल दैट इज यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर एस्पायरेंट्स फॉर अपीयरिंग एट राजस्थान जुडिशियल सर्विस और एनी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम। नो, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी क्लास में जो भी कानून पढ़ाया जाएगा, वो कानून जिस किसी भी व्यक्ति के जिस किसी भी एग्जाम का सिलेबस का पार्ट होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको दोस्तों एक बात बता देता हूं कि मैं आपके समक्ष जो है ना कानून के विषय की गाथा गाने के लिए खड़ा नहीं। मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाने में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं उसी तर्ज पर पढ़ाऊंगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ना पैनल बोर्ड पर अवेलेबल रहती है ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। वो कहते हैं कि हमें पीडीएफ मिलना चाहिए और ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अदरवाइज मैं तो सीधे आपसे इंटरेक्ट करके और आप ही को संबोधित करते हुए पढ़ाऊं, इतना मैं पढ़ाने की कैपेसिटी रखता हूं। ये कोई मेरे जो है ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बातें नहीं। तो ये पहला थंबनेल, इससे मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया। नाउ थिंग इज दिस कि ये बात मैं और आपको आगे बढ़ाकर कह देता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति फ्रेशर एडवोकेट है, दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस आइदर ऑन सिविल साइड और ऑन क्रिमिनल साइड, तो दोनों ही में यहां पर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया जाता है, थ्रू एंड थ्रू, शुरू से अंत तक हर विषय को पढ़ाया जाता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो देखो, जो नए वकील जो नई प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं अपनी, उन्होंने अगर अपना वकालत को कैरियर चुना है, जो व्यक्ति न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति पहले से ही न्यायिक अधिकारी हैं, जो पुलिस पर्सोनेल हैं, उन सब के लिए इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये थंबनेल पर ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स लिखने से इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू दोज पीपल ओनली, इट इज यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। देखो, यह है आईपीसी और बीएनएस के बीच तुलना एक नजर में। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस एट ए ग्लांस। ये थंबनेल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये थंबनेल लगाने की जरूरत यूं पड़ी क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक 2023 में बना हुआ नया कानून है। ये कानून नए के नाम पर नया है, और आपको और हमको सबको पता है कि जिस दिन ये कानून बन गया था,
और जिस दिन ये कानून प्रवर्तन में आ गया था उस दिन के बाद आज तक यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है कंपैरेटिव स्टडीज इन बिटवीन दीज टू लॉज लाइक आईपीसी एंड बीएनएस। और इसका तुलनात्मक अध्ययन करवा करवा के लोगों को जो है ना इतना भ्रमित कर दिया गया है, लोग इतने भयभीत हो गए हैं। और ऊपर से मजे की बात यह है कि आज की तारीख में जहां कहीं भी किसी भी राज्य में जो न्यायिक सेवा परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे उन परीक्षाओं का आयोजन वहां का पब्लिक सर्विस कमीशन करता हो या फिर वहां स्टेट का हाई कोर्ट करवाता हो, वो सिलेबस में इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को रखते हैं। तो लोग इतने भयभीत हैं, इतने भ्रमित हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ दोज पीपल, मैं उन लोगों के दिमाग से तमाम तरह के भय और भ्रांतियों को दूर करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिस्कशन इन द टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी। नो, हम सेक्शन वाइज करने वाले नहीं हैं। व्हाई? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन वेस्टिंग ए वैल्यूएबल टाइम फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। व्हाई? बिकॉज एक कानून जो नया आ गया है वो नया कानून ही प्रवर्तन में है। When this law has been brought into force on 1st July 2024, whereby the existing law in the name of IPC has been repealed, उसका तो निरसन हो गया। उसको निरसित कर देने के बावजूद आज की तारीख में न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, अभी देखो हाल ही में जो राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा हो रही है उसमें दोस्तों क्या हो रहा है? उसमें यही हो रहा है कि सिलेबस में आईपीसी भी दिया है, बीएनएस भी दिया है, सीआरपीसी दिया है, बीएनएसएस दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट दिया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए भी दिया है। तो बच्चे क्या है, ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं और उनको भय लग रहा है, उनको भ्रम हो गया है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमें सवाल किस में से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बात शॉर्ट में बता दूं दोस्तों, ये जो भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के रूप में एक नया कानून जो आपके और हमारे सामने पेश किया है, ये जस का तस आईपीसी का दूसरा रूप है। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइज्ड। ये रीऑर्गेनाइजेशन है आईपीसी का, ये भारतीय दंड संहिता का पुनर्गठन है और ये पुनर्गठित कानून हमारे सामने भारतीय न्याय संहिता के रूप में है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जो है ना बेसिक बुनियादी बातें शुरू की, जो कंपैरेटिव स्टडी के नाम पर हम क्लास में जो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इस नए अधिनियमित और प्रवर्तन लाए हुए कानून जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरे में मैंने थंबनेल पर ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स क्यों लिखा था? बिकॉज राइट नाउ आई एम इन जयपुर राजस्थान, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मेरी क्लासेज हो रही है, जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, इट इज ओनली कन्फाइंड अप टू राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स। नो, नॉट एट ऑल। हर एक स्टेट की जुडिशियल सर्विस, चाहे वो सिविल जज कैडर के लिए हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए हो, सारे सेंट्रल लॉ सभी एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। अब ये नई भारतीय न्याय संहिता आने से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? पहले नंबर पर पुलिस। पुलिस को जब भी मेरे से मुलाकात होती है पुलिस अधिकारियों की, तो उनका ये कहना रहता है कि थानवी सर, अब इस उम्र में हम तो ऑन द फ्रिंज ऑफ रिटायरमेंट है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है ना, एट दिस वेरी एज हमारे लिए अब संभव नहीं है कि हम भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं को उस तरह कंठस्थ कर लें जैसी हमारी आईपीसी के ऊपर पकड़ थी। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि हम भारतीय न्याय संहिता को इस पैनल बोर्ड पर सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर टू यू पीपल कि इसमें
कोई भी बात संशय वाली नहीं। मैं आपको ये रीऑर्गेनाइज्ड लॉ जो है, ये भारतीय न्याय संहिता जो पुनर्गठित है कानून, उसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कैसे हमको समझना है, इन बातों को पहले समझाने के बाद में मैं आपके समक्ष चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज पढ़ाना शुरू करूं। और आप किसी भी स्तर के हैं, आप फ्रेशर हैं, चाहे आप जो है ना प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप जो है ना किसी स्टेट के जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मेरी क्लास में किसी भी लॉ के विषय पर दिया हुआ लेक्चर, पढ़ाई गई कोई भी बात एक पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती नहीं। मेरी पढ़ाने की जो तकनीक है, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर ईच एंड एवरी एस्पायरेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ। ये है मेरा प्रयास। तो मैं सबसे पहले, इसीलिए मैंने थंबनेल इस बात का लगवाया कि आईपीसी और बीएनएस के बीच में हम एक नजर में तुलनात्मक बातों को कैसे जान सकते हैं, और वो भी संक्षेप में। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस वेरी सेक, नो नॉट एट ऑल। समझ रहे हैं आप? तो अब हम आगे बढ़ें। तो मैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूं, अब आप गौर से सुनना मुझे। मैं पहले आपको ये बताता हूं, देखो इस थंबनेल के पीछे पूरा जखीरा है, आपके अध्ययन की पूरी सामग्री है, सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस पैनल बोर्ड। बट हम जो है ना कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। हमें आपाधापी में दौड़ भाग करके कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें हर बात को समझ करके चलना है। थानवी सर आकर के पढ़ा के चला गया क्लास में, और हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो ये फ्यूटाइल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ थानवी सर होगी। और थानवी सर जो है ना, थानवी सर इज possessing wide experience of teaching law. I have been teaching since last 25 years and more than that. तो मैं बच्चों को जो बात कहना चाहता हूं, जो स्पष्ट करना चाहता हूं, वो सारी बातें आपके समक्ष अभी स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं जो समझ, कि भारतीय दंड संहिता में टोटल चैप्टर्स 23 थे, 23 नंबर, और 511 धाराएं थी। ठीक है। अब ये जो कानून आज की तारीख में हमारे हाथ में है, जो कि रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द आईपीसी है, ये पुनर्गठित कानून है भारतीय दंड संहिता का, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। अब इस भारतीय न्याय संहिता में वो जो 511 धाराएं थी, वो सिमट करके 358 कैसे हो गई दोस्तों? वो चैप्टर जो 23 थे वो कम होकर 20 कैसे हो गए? इसको हमें समझना है। और हम कैसे समझेंगे? जो जानना। देखो, इसमें कोई जादू की छड़ी किसी ने नहीं घुमाई, कोई खुलजा सिम से कुछ नहीं हुआ। जो प्रोविजन जो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में थे, वो सारे के सारे इस भारतीय न्याय संहिता में पड़े हुए हैं। क्या बदला है? बदल गया सेक्शंस का, चैप्टर्स का सीक्वेंस। क्यों बदल क्यों गया? उसका कारण है कि भारत की सरकार को जो लगा कि ये औपनिवेशिक कानून जो है, ये कॉलोनियल लॉ जो है, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का है, और इसका जो है वो सिस्टमेटिक अध्ययन जो है ना, वो आज के जमाने में ठीक नहीं बैठ रहा था, और उसमें कुछ और प्रावधानों को जोड़ने की दरकार थी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इसका पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन किया गया, तो मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में एज कंपेयर टू आईपीसी किया क्या है। किया वो है दोस्तों कि जैसे प्रिलिमिनरी जो चैप्टर था आईपीसी का, पहले अध्याय संख्या 1 जिसमें 5 धाराएं होती थी, अब इसमें प्रिलिमिनरी चैप्टर में धाराएं 3 हैं। और 3 में क्या है मजे की बात, आप कानून की किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को समझ में आता है कि कानून की हर पुस्तक में खोलते ही धारा 2 या 3 में आपको परिभाषा का एक खंड मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन क्लॉज।
उसमें वो तत्समय प्रवृत्ति कोई भी विधि होने दो, वेदर इट इज सिविल इन नेचर और क्रिमिनल इन नेचर, उसमें जो शब्द, जो अभिव्यक्तियां, जो एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन जो यूज किए जाते हैं, उनको शुरुआत में ही डिफाइन कर दिया जाता है। और डिफाइन करने का प्रयोजन यही होता है कि इट इज नॉट ओपन टू एनी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ, दे कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी अदर मीनिंग। द मीनिंग विच हैज बीन असाइन्ड बाय द लेजिस्लेचर टू अ पर्टिकुलर वर्ड, that is important only, and the same is to be taken into consideration at the time of dealing with a particular matter in which such terms and terminology and phrase and phraseology which have been used and employed by the legislature। तो विधानमंडल ने जो जो चीजें इस तरह दी हैं, हमें उसको वैसे ही पढ़ करके समझना है और उसके मुताबिक ही चलना है दोस्तों। तो आप मेरा आज ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर अगर गौर से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तो आपका भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना, उसको समझना और उसको तुलना करके भारतीय दंड संहिता के साथ आत्मसात करना, दैट इज टू से टू एसिमिलेट द सेम एज कंपेयर टू आईपीसी, इट विल बी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू। इसमें कोई शक नहीं, ये आप मान करके चलो। तो दोस्तों मेरा कथन ये है कि देखो, सबसे पहले हम बात करें प्रारंभिक जो पहला जो अध्याय भारतीय दंड संहिता में था, वैसा का वैसा अध्याय संख्या 1 बीएनएस में भी है। अब भी उसमें धाराएं 5 थी, बीएनएस में तो मात्र 3 धाराएं हैं। तो क्या किया इन्होंने एक सेक्शन के दुनिया भर के सब सेक्शन बनाए। दूसरा नंबर चैप्टर था जनरल एक्सप्लेनेशन, आईपीसी। वो जनरल एक्सप्लेनेशन नाम का जो चैप्टर था वो उसको पूरा समाप्त कर दिया है, और उसमें जितने भी पद, जितने भी अभिव्यक्तियां, जो भी शब्द जो स्पष्ट किए हुए थे, लिटरली व्हाट वाज देयर इन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ द आईपीसी, क्या था उसमें जनरल एक्सप्लेनेशन में, सारे शब्दों की परिभाषाएं थी, परंतु चैप्टर का नाम जो है ना परिभाषाएं नहीं था। अब इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 2 में ऊपर ऊपर हेडिंग लिख दिया डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में वो सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट सेक्शंस थे, जो भारतीय दंड संहिता के चैप्टर नंबर 2 में जिनका शीर्षक साधारण स्पष्टीकरण था, जनरल एक्सप्लेनेशन था, सामान्य स्पष्टीकरण था, जो भी था हिंदी इंग्लिश में, उस सारी की सारी इंडिपेंडेंट सेक्शन को धारा 2 की उपधाराओं में तब्दील करके और सेक्शन 2 के 39 टोटल सब सेक्शंस हो गए। तब आप सोच लो कि ये 37-38 धाराएं तो वहां से यहां कम पड़ गई, तो 511 358 में सिमट कैसे गया, ऐसे सिमट गया। और जो धाराएं जो 2, 3, 4 थी, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करती थी, टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड की बात करती थी, वो भी सारी सबसेक्शंस में आ गई। ये हुआ है। तो इस तरह की और बातें की गई हैं। अब मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि BNS is a reorganized form of IPC. How it can be said to be a reorganized law? The order of the sections and order of the chapters has been changed by the legislature. और क्या हुआ है देखो, जैसे इनको जो जैसे अभी वर्तमान समय की मांग के मुताबिक कि किसको अधिमान देना चाहिए, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको प्रेसिडेंस देना चाहिए, अकॉर्डिंगली दे हैव मेड दिस लॉ। अब आप सोचो कि राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों को इनको अधिमान देना था, तो उसको पहले रखा है। उससे भी पहले रखा है किसी और कानून को, कौन सा, जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है, बच्चे और महिलाएं। तो बच्चों और महिलाओं के संबंध में जो भी कानून के प्रावधान भारतीय दंड संहिता में थे, वो सारे बिखरे हुए थे। वो सारे जो बिखरे हुए थे तो उनको समेकित किया है। ईच एंड एवरी प्रोविजन हैज बीन कंसोलिडेटेड इन द टर्म्स ऑफ द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। उनको एक चैप्टर में समेकित करके और एक चैप्टर नया बना दिया महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के संबंध में।
इसी तरह भारतीय दंड संहिता में चैप्टर नंबर 16 हुआ करता था, जिसका शीर्षक था ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें आपराधिक मानववध, हत्या और ये सारे के सारे जो ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करने वाले जो अपराध थे, द प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू दोज ऑफेंसेस एंड दैट चैप्टर आल्सो, उसको भी पहले ले आए हैं। तो ये क्रम बदल दिया इन्होंने, ठीक है। और जिस तरह के जो परिवर्तन किए गए हैं, आपको हमको सबको पता है, पहले बलात्कार का अपराध, चूंकि बलात्कार का अपराध एक महिला के शरीर के विरुद्ध किया जाने वाला घिनौना अपराध होता है, पर वो अपराध कहां था? वो अपराध था अपने मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के चैप्टर नंबर 16 में था, धारा 375 के रूप में परिभाषित था। उसको अब महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के चैप्टर में डाल दिया, ठीक है ना। और क्या क्या किया है इसमें, जो मैं आपको बता दूं कि जैसे महिला जो है उसके साथ जो बलात्कार होता था, तो एक माइनर गर्ल, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स थे, और वो जो गर्ल जो माइनर होती थी वो बिलो 12 होती थी, अबो 12 एंड अंडर 16 होती थी, अबो 16 एंड अंडर 18 होती थी। उसके लिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट थे प्रोविजन। अगर कोई गैंग रेप करता था तो अब सीधी सीधी गणित एक ही लगा दी है कि अगर कोई लड़की जो है ना 18 साल से कम की है, दैट इज ए माइनर, और उस माइनर के खिलाफ कोई भी अगर सामूहिक रूप से बलात्कार करेगा, गैंग रेप करेगा, तो 2 तरह की सजाओं का प्रावधान किया है। आजीवन कारावास, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द प्रिजनर, और दूसरे में मौत की सजा तक का प्रोविजन किया है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो पहले था कि अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है तो वो उसकी पत्नी के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ या सेक्स करता था, तो 15 वर्ष से कम की नहीं होती थी, तो वो उसमें बहुत जोर आता था उसको समझने समझाने में, तो उसके लिए भी उम्र को बढ़ा करके तो महिला की उम्र अब हर क्षेत्र में 18 से कम कर दी कि 18 से कम है, शी इज माइनर, दैट्स ऑल, सीधी गणित है। और बच्चे शब्द की परिभाषा दे दी, हु इज ए चाइल्ड, ए पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ हिज 18 ईयर्स और हर 18 ईयर्स, दैट इज चाइल्ड, ये कर दिया। और इसमें क्या किया है, और इस भारतीय न्याय संहिता में जैसे आप पढ़ोगे तो जैसे देखो मॉब लिंचिंग शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, परंतु 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह अगर किसी व्यक्ति की धर्म के नाम पर, कास्ट, कलर, क्रीड एक्सेट्रा के नाम पर अगर उसकी हत्या कर देता, मार डालते हैं उसको, तो ऐसी परिस्थिति में दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अब उसको हम और आप जो है ना कॉलिक्वियल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, पर इसमें मेरे को जहां तक याद है इसमें मॉब लिंचिंग शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, और इसमें संगठित अपराधों को शुमार कर दिया है कि ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं, और इसमें नई सजा को इजाद किया है, जिसको कम्युनिटी सर्विस वाली बात है। अब चोरी का अपराध है तो उसकी परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। अब उसमें मूर्त और अमूर्त संपत्ति के बारे में डिफरेंस को हटाने की कोशिश की गई है, ताकि इसको सबको जो है ना आसान बना दिया जाए। हर एक चीज को इस तरह जो है ना कर दी गई है कि, तो सबसे पहले वी आर टू कीप इन माइंड कि प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू सम चैप्टर्स एंड ऑफेंसेस। तो जिन जिन अपराधों को, जिन जिन अध्यायों को जो है ना, जैसे हत्या वगैरह के जो मामले थे, तो उनको प्राथमिकता दी गई है और उनको पीछे से आगे खींच के आगे ले आए। तो ये बातें सारी की गई है और कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है ना। तो मेरा कथन ये है कि कोई भी चीज, अब जैसे एक चैप्टर जो है ना, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, वो बात ये है, और वो बात ध्यान रखने की, कि मैं जब भारतीय दंड संहिता पढ़ाता था तब भी मैं यही कहता था, और आज मैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में चर्चा करते समय भी आपको यही बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो व्यक्ति दंड विधि का, जिसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, उस सब्सटेंटिव लॉ को अगर गहराई से जानना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अच्छी समझ अगर डेवलप करनी है, तो उसको 2 चैप्टर्स का ज्ञान बहुत ही मजबूती के साथ होना चाहिए। ये मैं आईपीसी के बारे में कहता था, वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 होते थे, एक जनरल एक्सप्लेनेशन होता था और एक जनरल एक्सेप्शन होता था, ठीक है। अब इसी तरह
अब चूंकि वो चैप्टर नहीं रहा तो पर धारा 2 हो गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में 38 39 पदों की परिभाषाएं हैं और इन सारे शब्दों को अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, थ्रू एंड थ्रू, पूरी मतलब थ्रू आउट आईपीसी, थ्रू आउट जिसको बीएनएस कहते हैं उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन सारे शब्दों की परिभाषाओं का हमें बेहतरीन ज्ञान होना चाहिए। जो बातें आप उसमें पढ़कर समझ लोगे, जान लोगे, तो ना तो आपको किसी अपराध की परिभाषा को और उसके संगठक को समझने में दिक्कत आएगी और ना ही किसी और बात के लिए दिक्कत आएगी। और आपको मैं एक बात और खातरी से जोर देकर बता देता हूं कि जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के ऊपर अपनी पकड़ रखना चाहता है और अगर उसने जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। उसको अगर जनरल एक्सेप्शन का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, साधारण अपवाद का ज्ञान नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है उसके ज्ञान में। उसका कारण है तुमने तो सिर्फ और सिर्फ कौन से पढ़े, कुछ चंद अपराध पढ़ लिए जिनके संगठकों का आपको पता है। कानून सब लोगों को एक लाठी से नहीं हाँकता दोस्तों। कानून सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और उसी के आधार पर उसका इंप्लीमेंटेशन होता है ना। तो ये जो मैं आपको बेसिक बातें जो बताना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन बीएनएस एंड इंडियन पिनल कोड, वो यही सारी बात कि कौन कौन सी चीजों को नई को शुमार किया गया है, संगठित अपराध होते क्या है, टेररिस्ट एक्ट क्या चीज है ना, और किस किस को आसान बनाने की कोशिश की गई। पहले जो है ना एक चीज थी अगर एबेटमेंट, अच्छा दूसरे में एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक अपराध पूर्ण अपराध होता है, दूसरा अपराध अपूर्ण होता है। भारतीय दंड संहिता में लिटरली 4 तरह के अपराध थे, चौथे को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, परंतु मैं तो उसको रेफर करने से कभी चूकता नहीं हूं। भारतीय दंड संहिता में 3 अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे। एक चैप्टर था दुष्प्रेरण का, एक चैप्टर था क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जिसको हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, और एक धारा, एक अकेली धारा थी 511 जो अपराधों के प्रयत्न के बारे में बात करती थी। ये तीनों ही अपराध इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इनक्वाइट ऑफेंस, ये अपूर्ण अपराध है साथ। तो लेजिस्लेचर ने अभी क्या किया है, एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ न्यू लॉ इन टर्म्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एक चैप्टर में डाल दिए इन तीनों को, दुष्प्रेरण को और आपराधिक षड्यंत्र को और अपराध के प्रयास को, तीनों को एक चैप्टर में ही डाल दिया। वो पहले तीनों अलग अलग जगह पर थे भारतीय दंड संहिता। तो 2 अलग अलग चैप्टर्स में थे। तो दोस्तों आपको अब एक ही चैप्टर में पढ़ना है तो क्या मुश्किल है, कहां तकलीफ है बताओ। आपको उलझने की, डरने की, घबराने की, भयभीत होने की, भ्रमित होने की जरूरत कहां है। देयर इज नो सच नीड, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कंपैरिजन की बातें बता दी और किन किन अपराधों के बारे में जो है ना दंडों को जो है ना कड़क किया गया है। जैसे चोरी के अपराध के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो चोरी में पहले 3 वर्ष तक का कारावास था। अब उसमें अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो मेरे ख्याल से वो 5 वर्ष तक का कारावास होगा और उसमें 1 साल की मिनिमम सजा है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं की गई है, ये कानून की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई है। बाकी कोई इनका और कोई दूसरा मोटो और मोटिव नहीं है ना। लोग हालांकि क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो 3 जो प्रचलन में जो कानून थे उनको हटा करके ये नया करके क्या कर लिया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि भारतीय दंड संहिता जो है वो इसको निरसित किया by introduction and enactment and enforcement of new law in the terms of भारतीय न्याय संहिता। तो दोस्तों आप सोचो कि 1 जुलाई 2024 को इसे लागू किया है और ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। 162 सालों तक जो कानून प्रवर्तन में था और वो भी प्रभावी ढंग से। तो आप सोचो, मैं खुद इस बात से बहुत ही परेशान हूं। किस सेंस में, मैं आपके सामने जैसे मैं भारतीय न्याय संहिता बोलना चाहता हूं, ये तो ठीक है मेरा माइंड चेक करता है, मेरे को तत्काल रोक देता है, बाकी जुबान पर तो आईपीसी आता है। तो इसको कैसे भूल जाएंगे दोस्तों। 25 वर्षों से जिस कानून को पढ़ाते पढ़ाते वो जो हनुमान चालीसा बन गया है,
उसको रातों रात हम उसका नाम भुला कैसे सकते हैं, और उसकी जगह जो है ना बीएनएस को उसकी जगह लेने में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं चूंकि हैविंग रिगार्ड टू सच ए सर्कमस्टांस, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इसके, तो देखो ये हो गई बात। अब मैं आपको ले जाता हूं कानून के विषय की यात्रा करवाने के लिए। अब ये यात्रा करोगे आप, तो देखो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ये सिलेबस की बात। ये सिलेबस की बात है तो देखो पहला प्रारंभिक ये चैप्टर है, ये भारतीय न्याय संहिता कानून का नाम है, और ये दोस्तों क्या है, सेक्शन। ठीक है, अब ये यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये है प्रिलिमिनरी, सबको पता है प्रिलिमिनरी। दूसरा चैप्टर किसका है, पनिशमेंट का है। तीसरा किसका है, साधारण अपवाद का है। चौथा किसका है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न का। फिर पांचवा कौन सा है, महिला और बालक के विरुद्ध अपराध का। फिर छठा कौन सा है, तो ये क्या किया है इन्होंने, दे हैव ट्राइड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द आईपीसी। और जो नई कानून की जो पुस्तक हमारे हाथ में है भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो आप देखो ना, मैंने आपको जैसे बताया कि महिला और बालक के विरुद्ध अपराध, ये सारे अपराध, ये पहले इस नाम से तो चैप्टर था नहीं आईपीसी में, और महिलाओं और बालकों के खिलाफ अपराधों के प्रावधान किए हुए जरूर थे, परंतु इस चैप्टर का ये नाम नहीं था। और वो सारे के सारे अपराध बिखरे हुए थे पूरी भारतीय दंड संहिता में, उनको इन्होंने समेकित करके और एक चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 4 के रूप में, 5 के रूप में, सॉरी, महिला और बालक के। और जैसा मैंने बताया ये 4 नंबर चैप्टर क्या है, ये 3 जो चैप्टर थे उनको मिला करके एक कर दिया। एक दुष्प्रेरण का था, एक आपराधिक षड्यंत्र का, एक प्रयत्न का। और ये तीनों ही अपराध जो है ना अपूर्ण अपराध है। अपूर्ण कैसे, अपूर्ण कैसे, जैसे मैं आईपीसी पढ़ाता था तब भी ये कहता था, आपको बीएनएस पढ़ाऊंगा तभी यही कहूंगा कि हर अपराध में उसका प्रयत्न शामिल होता है, इसी तरह हर कार्य में उसका अवैध लोभ शामिल होता है। तो ऑफेंस ऑलवेज इंक्लूड्स इट्स अटेम्प्ट। कोई भी अपराध ऐसा होता ही नहीं जिसमें उसका प्रयास शामिल नहीं हो। और अपराध के 4 चरण होते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो जब हम इसको बीएनएस को सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द मैटर टू हैव ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द BNS, I would like to make each and everything clear to you people, how to study BNS so that you may have a terrific command over this subject. आप इस विषय पर अपना एक जबरदस्त जो है ना कमांड कैसे कर सकते हो, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपको वैसे ही पढ़ना है, समझना है और जानना है। ठीक है ना। तो अब आप सुन लो, अब मैं आपको जैसे कंपैरिजन की बात बताऊं, तो पहले मैं आपको वापस नए सिरे से बताऊंगा। उसका कारण है कि मुझे तो नहीं पता, अभी देखो मैंने आपको रेफर करके बोला कि अभी वर्तमान में जो इम्तिहान हो रहे हैं उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस के सिविल जज कैडर के एग्जाम में आईपीसी और बीएनएस दोनों को रखा हुआ है, सीआरपीसी और इसको दोनों को रखा है, बीएनएसएस को, और इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों को रखा हुआ है। तो देखो, ना तो कोई परिवर्तन संशोधन ऐसा कोई रिपील, आईपीसी तो कभी रिपील हो गया नहीं, आई नहीं। और सर जेम्स फिट्ज स्टीफन के द्वारा लिखी गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको कोई चेंज करने की ताकत ही नहीं रखता दोस्तों। तो चेंज किसमें हुआ था? चेंज हुआ था दंड प्रक्रिया संहिता में। वो कॉलोनियल कल्चर से बाहर आ गई थी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में सबसे पहले जो है ना कानून बना था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम पर, वो 1861 में बना था। 1861 का रिपील कर दिया गया, उसकी जगह नया आया 1872 का। 1872 वाला रिपील हुआ, उसके स्थान पर आया था 1898 का। 1898 वाला रिपील होके उसके सामने आया था 1973 का सीआरपीसी। और उस सीआरपीसी को जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1973 में, उसको रिपील करके अब आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। परंतु किसी ने छुआ नहीं था भारतीय दंड संहिता को, किसी ने भी टच नहीं किया था भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट को। उसका कारण है, मैं अगर बहुत ही मतलब खुले दिल से बात करूं तो किसी की ताकत ही नहीं है इनको चेंज करने। इनमें जैसे जैसे इलस्ट्रेशंस जो आईपीसी में दे रखे हैं, उन इलस्ट्रेशंस वगैरह को चेंज कर देना, या मर्डर की डेफिनेशन को बढ़ा देना, कम कर देना, कल्पेबल होमिसाइड के
जो स्पष्टीकरण है उनको किसी नोबडी हैज गॉट एनी सच पावर, शक्ति है ही नहीं किसी में ऐसी कि इसको बदल दे। और वो लिखा कितना व्यवस्थित तरीके से गया था। अब आप सोचो कि कोई कानून 162 साल तक जो है ना परिवर्तन में था, और इसको सिर्फ इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि औपनिवेशिक कानून है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम का बना हुआ है और ब्रिटिश की अभी तक छाप चल रही है, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड और न्यू इज रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सेम हैज बीन डन। ओके, नो प्रॉब्लम। हम आज की तारीख में थोड़ा तकलीफ में दोस्तों महसूस कर रहे हैं, पर आइंदा हमेशा के लिए बात नहीं रहेगी। ये भी ऐसे के ऐसे हमारे कमांड के अंदर आने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक जो है उसमें अब धारा 1 से 3 तक, तो पहले धाराएं 5 थी, अब 3 हो गई, और इसकी धारा 2 तो बड़ी विस्तृत हो गई है। उसमें तो 38-39 पदों की परिभाषाएं हैं। वो परिभाषाएं सब हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं तो आप ये समझ लो। तो मैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार और आईपीसी का संक्षेप में जो है ना आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि 1834 में भारत में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल by the virtue of authority vested in him in accordance with the provision provided under Government of India Act 1833। 1833 का जो कानून था उसमें जो शक्ति थी उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तब के ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने फर्स्ट लॉ कमीशन को अपॉइंट किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। उसमें 4 लोग थे। दैट First Law Commission was headed by or under the chairmanship of Mr. Lord Thomas Babington Macaulay। पूरा नाम क्या था? टी.बी. मैकॉले, जिसको लोग केवल मैकॉले के नाम से जानते हैं, और किसी को पूछ लो तो फुल फॉर्म उसके नाम की आती थी। टी.बी. मैकॉले मैंने कहीं लिखा ही नहीं देखा किसी, तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले उनका नाम था। और 3 more commissioners were there, they were known as members of that commission। वो 3 और सदस्य थे जो मैकॉले साहब के साथ में थे। वो 3 कौन थे? एक था मैक्लियोड, एक था एंडरसन, एक था मिलेट। ये 3 थे। और ये 1834 वाला फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसकी जो अवधि थी दैट गॉट एक्सपायर्ड इन द ईयर 1845। तो वापस सेकंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना था। वो सेकंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर ये चारों के चारों ये सेम ही थे। और इन्होंने जो है वो बनाया था ड्राफ्ट किसका? भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता का ये ड्राफ्ट बना करके इट वाज सबमिटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया था और लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये इट वाज पास्ड एंड असेंटेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑन 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ये भारतीय दंड संहिता के रूप में इन द नेम ऑफ इंडियन पेनल कोड इट वाज असेंटेड, पास्ड एंड इट वाज अल्टीमेटली ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को इसको भारत में लागू कर दिया गया था। ये बात थी दोस्तों। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बस इससे ज्यादा हमें अरे भाई, जिस कानून को भारत सरकार ने निश्चित कर दिया बाय इंट्रोडक्शन, by enactment, by enforcement of new law in the name of BNS, तो हम उसकी गाथा अब क्यों गाने लगेंगे? अब चूंकि किसी भी स्टेट का अभी भी स्टेट कमीशन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, और किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट जो है अभी भी न्यायिक सेवा परीक्षा का आयोजन करते समय अगर सिलेबस में इनको रखते हैं तो बच्चों के किसी भी तरह के मन में जो डर, भय, भ्रांति, भ्रम, उसको रिमूव करने के लिए मैंने आपको संक्षेप में ये बता दिया। तो ये 6 अक्टूबर, अब इसकी हमको डेट ऑफ एनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों हर कानून की ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये भारतीय दंड संहिता का जिस कानून ने स्थान लिया उसका दोस्तों नाम क्या है? उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता इट वाज असेंटेड ऑन 25 दिसंबर 2023, है ना। तो राष्ट्रपति से इसको सम्मति कब प्राप्त हुई? 25 दिसंबर 2023 को। और इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है दोस्तों?
डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 जुलाई 2000, तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। तो जिस दिन ये कानून लागू हुआ उस दिन भारतीय दंड संहिता क्या हो गई, निरसित हो गई। ये बात है। तो हमें जो है गहराई से पढ़ना है। अब आप सोचो कि मैं जो है ये भारतीय दंड संहिता के स्थान पर जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, अब ये दंड संहिता के स्थान पर ये न्याय संहिता कैसे हुआ मैं अभी तक तो समझ नहीं पाया हूं। हो सकता है मुझ में ऐसी अभी तक इतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई हो कि मैं समझूं, पर मैं ये बात समझ पाया हूं जो दैट वाज द अंडरलाइंग पोस्टुलेशन, इनहेरेंट पोस्टुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड, चाहते क्या थे, जो चाहते थे उन्होंने किया है, और किया है तो सब कुछ अच्छा ही किया, इसमें कोई शक नहीं। अब लोगों को एक बात की तो डर है, अब हमें तो डर नहीं लगता क्योंकि भारतीय दंड संहिता में धारा 511 थी, अब इसमें तो सिमट करके 358 छोटा हो गया। अरे छोटा नहीं हो गया, कहीं छोटा नहीं, जस का तस पड़ा। ये जो है ना धारा 2 ही आपकी जान निकाल लेती। ये सारी की सारी जनरल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर में सारे इंडिपेंडेंट सेक्शन थे। देखो कॉमन इंटेंशन की बात जो धारा 34, तो कॉमन इंटेंशन में जो तो धारा 34, 35, 36, 37, 38 ये जो धाराएं थी ना दोस्तों, ये क्या थी, ये सारी की सारी धाराएं जो थी ये जॉइंट और वाइकेरियस लायबिलिटी को बताती थी। अब ये आ गई है धारा 3 में, धारा 3 में आकर के, और धारा 3 का 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 और 3 9, ये देखो वापस आ गई, यहां पर आ गई। अब लोग उसको ढूंढते हैं कि 34 गई कहां, 35 कहां गई, 36 कहां गई, 37 कहां गई, 38 कहां, यार यहां पड़ी है, मूल पाठ वहां पड़ा है। आपको ये देखने में इंडेक्स खोलोगे ना तो आपको क्या लगता है, आपको इंडेक्स खोलने में ये लगता है कि ये धारा जो है ना ये तो मिल नहीं रही, ये तो हट गई दिखती है। क्यों, क्योंकि 511 का इतना विशाल संख्या का आंकड़ा जो था वो छोटा होकर के सिमट करके आपके हमारे सामने 358 मात्र धाराएं हैं, और चैप्टर 23 जो थे वो घट करके कितने हो गए, 20 हो गए। तो मूल रूप से क्या बनाया था, कितना परिवर्तन, कितना परिवर्धन, कितना संशोधन हुआ था, वो सारी बातें। दोस्तों एक बात आप लिख के रखो कि देखो मेरा ये ऐप है खुद का, लर्निंग ऐप है आपके लिए, इसका नाम है थानवी लॉ पॉइंट। मेरा खुद का ही यूट्यूब का चैनल है, उसका भी नाम है थानवी लॉ पॉइंट। आपको थानवी लॉ पॉइंट के ऊपर चाहे ऐप में विजिट करो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर देखो, आपको क्वालिटी के ही सारे कंटेंट वाले लेक्चर, हर एक चीज आपके ज्ञान में निश्चित रूप से इजाफा करने वाली होगी, कतई आपका समय बर्बाद नहीं हो सकता, और आपको किसी भी लेक्चर में 0.1% जो है ना वो आपको उबाऊ नहीं लगेगा, बोरियत नहीं हो सकती, आपको ऐसा नहीं लग सकता कि द लेंथ ऑफ दिस लेक्चर इज वेरी long one and it is rather difficult for me to sit before my laptop and to have to watch the same and to understand, and ये कुछ नहीं होगा। उसका कारण है मैं कई बातें क्लास में चलते चलते, तो इसलिए अभी इसको मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसको शॉर्ट में आपको बता दिया। तो मैं भारतीय दंड संहिता की जितनी बातें एज कंपेयर टू बीएनएस जो बता सकता था संक्षेप में मैंने बता दी। मैं उस ट्रेडिशनल मेथड पे चला ही नहीं हूं कि मैं खोल के बैठ जाऊं कि ऑन द वन हैंड देयर इज ए इंडियन पेनल कोड एंड अदर हैंड देयर इज ए बीएनएस। नो, अब इसके सेक्शन वाइज जो है ना इसकी तार तार को हम जो है ना कंपेरिजन में, ना भाई इतनी ना तो मुझ में ताकत है ना ही इतनी जरूरत है, क्योंकि मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट रखता हूं। वंस ए पर्टिकुलर लॉ विच वाज enforced, the same has been repealed by the government of India by enactment and enforcement of new law in the name of Bharatiya Nyaya Sanhita, then why should we be heed and why should we waste our valuable time for the sake of this useless comparison? ये सारी बातें हमको समझ में आ रही है दोस्तों, पहले से ही बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए ये बताने का रिवाज होता है और मैंने सारी बातें आपको बता दी। तो देखो ये पहले आ गई ये 5 चैप्टर, उसके बाद में आप देख लो छठा चैप्टर किसका है,
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ये जो चैप्टर 16 था, इसमें से महिला के साथ अपराध जो बलात्कार होता था उसको निकाल के और महिला और बच्चों के अपराध वाले चैप्टर में डाल दिया, और यहां पर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर एटसेट्रा इसमें रख गए। धारा 100 से 146 तक ये धाराएं हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। फिर प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 इन टर्म्स ऑफ राज्य के विरुद्ध अपराध। तो देखो, तो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरी जान और मेरा माल। देश में किसी भी व्यक्ति के जान माल को कोई नुकसान कहीं हुआ है, ये सबसे अहम बात होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जनरल एक्सेप्शन में पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस। क्यों दिया राइट टू प्राइवेट डिफेंस? हमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार क्यों दिया? और आपको ये भी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विधानमंडल ने जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया है वो केवल और केवल द सेम इज कन्फाइंड अप टू बॉडी एंड प्रॉपर्टी ओनली, किसी तीसरी चीज के लिए नहीं है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो राज्य खुद इंपॉर्टेंट होता है और राज्य की जनता इंपॉर्टेंट होती है। जनता की जान और जनता का माल वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो चैप्टर नंबर 16 और 17 थे आईपीसी में, जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध थे और संपत्ति के विरुद्ध अपराध थे। संपत्ति के विरुद्ध अपराध तो रह गया पीछे, और मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध आ गए आगे, बिकॉज ए प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू दिस चैप्टर बाय द लेजिस्लेचर, और इसको अधिमान, इसको प्राथमिकता देते हुए इसको पहले ले आए। फिर राज्य के विरुद्ध अपराध। अब राज्य के विरुद्ध अपराधों के बाद सीधा आता है सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधी अपराध, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं इलेक्शन संबंधी अपराध, ठीक है। अब देखो, सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट तथा सरकारी स्टाम्प संबंधी अपराध, ये चैप्टर नंबर 10 है और इसके धारा है 178 से 188। फिर लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, है ना। आपने एलएलबी में पढ़ा होगा और ये रामबाण सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ है, किधर गया कॉमन ऑब्जेक्ट? हमको अभी मैंने जैसे आपको रेफरेंस देके बताया कि भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं 34, 35, 36, 37, 38 थी, वो धाराएं कहाँ आ गई? वो धारा 3 की उपधाराएं बन गई है, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, वो सारी की सारा धारा उधर है। और वो कहाँ रह गई? वो मेरे ख्याल से कॉमन ऑब्जेक्ट की, अगर मैं, चूंकि देखो हम और आप सब है ना दोस्तों, वी आर ऑन इक्वल फुटिंग, बिकॉज पूरी आईपीसी का कह दूं मैं, ये मेरी तारीफें नहीं कर रहा, मेरे कसीदे नहीं निकाल रहा, पर मैं इतना दावा जरूर करूंगा कि 25 वर्षों से मैं कानून पढ़ा रहा हूं, मेरे पूरी आईपीसी का हर प्रोविजन का हर टेक्स्ट मेरे कंठ में। अब उसके धारा का नंबर बदलने से एक बार मुश्किल मुझे भी आ रही। मैं 299 कल्पेबल होमिसाइड को जिस तरह से बोलता था उसी तरह आज बोलता हूं, मैं मर्डर को भी वैसे ही बोलता हूं, पर वो धारा 299 और 300 की बजाय हो गई 100 और 101। ये थोड़ी सी परेशानी का सबब है। बाकी वन डे आई थिंक दैट एवरीथिंग विल बी ओके, सारी बातें अपनी जगह पर सही हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो व्याख्यान है, ये लेक्चर है ना दोस्तों, ये बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए। उसका कारण है कि हम बेसिक चीजों को, बुनियादी बातों को पहले चर्चा किए बिना हम सीधा उसका इंडेक्स खोल के और चैप्टर नंबर 1 और सेक्शन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें, तो भाई हम उस कानून की नेचर को तो समझे, और उसको तो समझा ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़े, है ना। तो कई और बातें हैं जो बेसिक बुनियादी बातें हैं, उनको मैं पहले करूंगा, उसके बाद इसमें पढ़ाना शुरू करूंगा। तब आपको लगने लगेगा कि हमारा बीएनएस के ऊपर कमांड हो रहा है, हमें पकड़ में आ रही है। पहला चैप्टर जो प्रारंभिक है, जो प्रिलिमिनरी के नाम पर है, उसमें जो धारा 1, 2, 3 है, उस धारा की एक भी बात को हमें समझने में दिक्कत नहीं। हमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की परीक्षा में, किसी भी स्टेट की जुडिशियल एग्जाम के जो परीक्षाएं होती है उसमें 3 राउंड होते हैं दोस्तों। और मेरे हिसाब से तो मैं तो हर बार यही कहता हूं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम के जैसा कोई सरल परीक्षा नहीं।
दुनिया में सबसे आसान है आज की तारीख में, तो देख लो, चपरासी बनना मुश्किल है, न्यायिक अधिकारी बनना बहुत सरल है। बहुत सरल है। कैसे सरल? अभी मैंने देखा, जो देखो 4th ग्रेड के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कौन कौन यार MSc एमएड, MA एमएड, बीटेक किया हुआ व्यक्ति उसके लिए आ रहा है। और आपको जरूरत किसकी थी? सिर्फ मात्र लॉ ग्रेजुएशन। और सिलेबस में क्या, किधर भी चले जाओ आपको एक ही चीज मिलने वाली थी, सिलेबस। आपके प्री एग्जाम है वही सिलेबस, मेन एग्जाम है वही सिलेबस, इंटरव्यू है वही सिलेबस। ना कोई जनरल नॉलेज है, ना कोई जनरल साइंस है, ना कोई इधर उधर की दुनिया भर की रामायण है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे आसान है जुडिशियल क्लर्क बनना। इट इज रादर डिफिकल्ट बट इट इज वेरी easy to become a judicial officer in a particular. Why? Because एक बार कानून के प्रावधानों को आत्मसात कर लो, एसिमिलेट कर लो, आप चाहोगे तो भी भूलोगे। यहाँ पर जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज हर जो अपराध पढ़ेंगे, हर अपराध के संगठक को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, उनको सबको हम जो है ना स्टेप वाइज पढ़ेंगे। और फिर जो आपको हर परिभाषा याद होने वाली है, आप चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों ये मेरा वादा है। मान के चलना, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं सारा, और आपको कहीं इधर उधर ट्रैक से दूर जाने ही नहीं दूंगा। यू आर बाउंड टू रिमेन ऑन ट्रैक ऑलवेज फॉर द पर्पज ऑफ योर स्टडीज इफ यू हैव प्लान टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर। आपने अगर न्यायिक अधिकारी बनना तय कर लिया है ना, तो ये थानवी सर की क्लास में आप बन करके रहो। और मैं ऐसे कई YouTube पे आपको रेफर करके वीडियोज बता दूंगा जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं, जो बच्चा, अब आप सोच लो, इसी से अंदाज लगा लो कि एक लड़की जो है वो 5 साल के 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ लॉ, जिसको हम 5 साल की प्रोफेशनल LLB कहते हैं, उस LLB में अगर कोई 10वें सेमेस्टर में पढ़ने वाली लड़की, जो कि अकॉर्डिंग टू द RJS रूल्स she was eligible to appear at RJS pre-examination at that time, तो उसका बैठना, अब आप सोचो कि on the one hand she is student of 10th semester, at the same time she is appearing at RJS civil judge cadre examination। वो प्री में बैठती है, क्वालिफाई हो जाती है, मेन में बैठती है, क्वालिफाई हो जाती है, इंटरव्यू दे करके और 60-61 नंबर रैंक पर आ जाती है। तो आप सोचो कि अगर जिसने मानस बना लिया वो तो इसको क्रैक करके छोड़ेगा, इसमें सफलता हासिल करके छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, मान के चलो। इसलिए आई एम ऑफ द व्यू कि इस परीक्षा से जो ज्यादा आसान परीक्षा कोई है नहीं। अब उसके बाद में लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। अब जैसे देखो, लोक सेवकों के बारे में आपको लोक सेवक शब्द की खुद की परिभाषा मिलेगी। अब लोक सेवक स्वयं भी अपराध करते हैं, लोक सेवकों के विरुद्ध भी अपराध किए जाते हैं। तो उन सारी बातों को समझने के लिए इस चैप्टर में सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी। तो देख लो, हम 12 तक तो आ ही गए दोस्तों। 12 तक आने के बाद में अब हमारे पास में है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान, फिर मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय संबंधी अपराध, कि कोई व्यक्ति जो है ना झूठी गवाही देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है। ये सारे के सारे चैप्टर्स भारतीय दंड संहिता में जैसे थे वैसे के वैसे भारतीय न्याय संहिता में हैं दोस्तों। इसमें अगर कोई कहीं संशोधन वगैरह भी किया गया है तो ना तो किसी को नोटिस में आता है, ना कोई बात। ये सारी बातें क्लियर हैं, एक एक चीज अपने आप में स्पष्ट है। ठीक है। अब लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार संबंधी अपराध, तो ये चैप्टर नंबर 15 और धारा 270 से 297 तक की बातें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है, अब ऑफेंसेज रिलेटिंग टू रिलीजन। फिर अब देखो, ये चैप्टर नंबर 17 पहले आईपीसी में भी था और आज भी बीएनएस में भी इसका चैप्टर नंबर 17 ही है। ठीक। और दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह संबंधी अपराध, ये चैप्टर नंबर 18 है। उसके बाद में दोस्तों ये चैप्टर नंबर 19 है,
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ की बातें। फिर चैप्टर नंबर 20 है निरसन और व्यावृत्ति। तो देखो हमें जो चीजें पढ़नी है वो तो सारी बातें धारा 357 तक की है। 358 में तो रिपील का प्रोविजन है कि हमने एक नया कानून इजाद कर दिया है। वो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम प्रवर्तन में ले आए हैं 1 जुलाई 2024। और उसके प्रवर्तन में आने से और उसके अधिनियमित होकर के प्रवर्तन में आने से जो ये एग्जिस्टिंग भारतीय दंड संहिता है ये निरसित की जाती है। द सेम हैज बीन रिपील्ड बाय द सेक्शन 358 और इसी में व्यावृत्ति दी है। तो निरसन, तो देखो कानून में दोस्तों रिपील एंड सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ रिपील एंड सेविंग्स। सेविंग्स में क्या व्यावृत्तियां क्या होती, क्या होता है सेविंग्स में? सेविंग्स में किसी भी चीज को सेव कर लिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ। तो ये तो 1955 तो भारत के आजाद होने के बाद की बातें हैं। तो उससे पहले अगर कोई विवाह वगैरह होते थे तो विवाह का मतलब विच्छेद कैसे होता था, वो एक ट्रेडिशनल मेथड था। तो वो धारा 29 की उपधारा 2 में है। तो 29 की उपधारा 2 में जो है उसको वैसा का वैसा सेव किया हुआ है। उसको छूट पल्ला कहते हैं। आप चाहे तो चले जाओ कहां पर, कोर्ट में, और व्यवस्थित तरीके से इट इज ओपन टू यू टू ऑब्टेन द डिक्री ऑफ डिवोर्स। और आप जो है ना 29(2) में अगर छूट पल्ला करते हो तो भी कोई मना नहीं है। तो किसी भी कानून के निरसन और सेविंग का भी जो है ना बहुत महत्व होता है। बिकॉज हाउ ए पर्टिकुलर थिंग हैज बीन सेव्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू लॉ, है ना। तो क्या कैसे सेव कर लिया जाता है उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई सारी बातें। अब हम इसको सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ने जाएंगे। तो देखो पहला क्या आया, भारतीय न्याय संहिता 2023, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शंस 1 to 3, 1 से 3। तो हम आज जो है ना इसको शुरू करते हैं। जितना समय हमारे पास में है उसके मुताबिक हम इसको चालू करते हैं। देखो बीएनएस सेक्शन 1 क्या क्या चीजें हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है। तो हिंदी में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। ठीक है। तो ये बीएनएस का जो धारा 1 है तो इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। इसका एक्सटेंट क्या है, ये लागू कहां होती है। पहले वो नाटक थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था प्रवर्तन में, उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जो था भारत के संविधान का उसको प्रभावहीन कर दिया। प्रभावहीन करने से जितने भी सेंट्रल एक्ट थे, ईच एंड एवरी एक्ट वाज एक्सटेंडेड अप टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो सारे के सारे जो सारवान विधियां हैं वो लागू हो गए थे। अब ये तो भारतीय न्याय संहिता आई है तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। अब एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह की बातें हमें ना तो ध्यान रखनी है, ना ही वो हमें परेशान करेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। अब दोस्तों मैं जो आपको ये बात बता रहा था कि मैं ये पढ़ाना व्यवस्थित शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपको जैसे बताऊंगा वो चंद बातें क्या बातें हैं। वो बातें ये हैं कि देखो दोस्तों, हम जब कभी भी किसी भी लॉ को पढ़ने जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किसके ऊपर आधारित है, क्या चीज है। तो पहले तो हम देखो, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको बोल के बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और बताना क्या चाहता हूं वो ये है कि
भारतीय दंड संहिता जो है उसके बारे में अगर आपको सवाल किया जाए कि आईपीसी डील्स विद व्हाट, आईपीसी किसके साथ व्यवहार करती है, अगर आपको कोई कहे तो आप क्या कहोगे? आईपीसी डील्स विद व्हाट? आईपीसी डील्स विद थ्री थिंग। आईपीसी, अब आईपीसी की जगह किसने ले ली है? बीएनएस ने। तो सवाल क्या होगा कि भारतीय न्याय संहिता किसके साथ व्यवहार करती है? तो आपको इस बुनियादी बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता तीन बातों के साथ व्यवहार करती है। तो पहली बात क्या है? द फर्स्ट थिंग इज कि बीएनएस डिफाइंस ऑफेंसेस। तो भारतीय न्याय संहिता अपराधों की परिभाषा देती है। दूसरा, परिभाषित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। और तीसरा, वो जनरल एक्सेप्शन बताती है और कहती है कि क्या बात अपराध नहीं है। तो वो अपराधों की बात करती है, परिभाषित अपराधों के लिए दंड का विधान करती है, विहित करती है, prescribes punishment for all defined offenses, and at the same time it says what is not offense, what is not offense। तो तीन बातों के साथ डील करती है। और जब मैं जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ाता हूं ना, तब भी मैं बच्चों को एक ही बात बताता हूं कि अगर आपको कोई पूछे कि आपके बीएनएसएस जो है ना किसके साथ व्यवहार करता है, बीएनएसएस डील्स विद व्हाट, तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए कि बीएनएसएस जिसके साथ डील करता है वो ये है कि पहला अनुसंधान, दूसरा जांच और तीसरा विचारण। ये बेसिक बुनियादी तीन चीजें हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। बाकी सारी की सारी बातें जो है ना वो पोस्ट ट्रायल हो सकती है। तो आपको अपील भी मिलेगी, उसमें आपको रिवीजन भी मिलेगा, उसको आपको रेफरेंस भी मिलेगा और आपको दूसरी प्रोसीडिंग्स भी मिलेंगी। बट मूल रूप से जिन तीन बातों के साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील करती है वो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। लाइकवाइज दिस, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भारतीय न्याय संहिता किन के साथ व्यवहार करती है? तो भारतीय न्याय संहिता तीन बातों को डील करती है, दैट डिफाइंस ऑफेंसेस, that prescribe punishment for all defined offenses, and at the same time it states what is not offense, that is squarely covered by a particular relevant chapter entitled general exceptions। general exceptions। और जनरल एक्सेप्शन की हर बात पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको शुरुआत का उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं बेसिक रूप से आपको बताना चाहता था। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, हमें चार बातें ध्यान रखनी। हम अगर भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाला जो नया कानून हमारे हाथ में है भारतीय न्याय संहिता के रूप में, इसको हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो हमें अपराधों के चार चरण पता होने चाहिए, 4 स्टेजेस ऑफ ऑफेंस हमें पता होना चाहिए। और दूसरे में हमें जो है ना बेसिक प्रिंसिपल जो है वो पता होना चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल में क्या चीज है? जैसे देखो, हम आईपीसी पढ़ते थे तब भी हमने जब भी एलएलबी के एग्जाम दिए हैं ना, तो आईपीसी का जो पेपर होता था उसमें धरा धराया प्रश्न आता था और वो था मेंस रिया के बारे में सवाल आता था। तो मेंस रिया के सवाल आता था तो मेंस रिया वाला क्या चीज है, क्या चीज है मेंस रिया? तो ये एक्टस रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है? तो किसी भी अपराध के गठन होने के लिए क्या चाहिए, what a thing which is required for commission and constitution of a particular offense within the meaning of भारतीय न्याय संहिता क्या चाहिए? तो एक सूत्र है इंग्लिश का, वो लैटिन मैक्सिम है। वो सूत्र कहता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये पहला सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक कि वो आपराधिक मनोवृत्ति से नहीं किया जाता। तो एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस अनलेस और अंटिल इट इज डन और कमिटेड विद इंटेंशन, दैट इज ए क्रिमिनल इंटेंशन, दैट इज आपराधिक मनोवृत्ति।
जिसे कहते हैं आपका आपराधिक मन, चित्त, है ना। तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, देयरफॉर हमारे सामने एक टर्म आती है एक्टस रियस। एक्टस रियस को हम हिंदी में अगर समझना चाहें तो उसे कहते हैं दोषपूर्ण कार्य। और दूसरा है मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या होता है? दोषपूर्ण मनोवृत्ति। तो कभी भी किसी भी अपराध का गठन विद इन द मीनिंग ऑफ बीएनएस अगर होगा तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी, हमें दोषपूर्ण कार्य भी चाहिए और हमें दोषपूर्ण चित्त भी चाहिए। दोनों का जब मिलन होगा तो अपराध का गठन होगा। तो इसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं? इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कोरे दोषपूर्ण कार्य से अपराध का गठन नहीं होता और केवल दोषपूर्ण चित्त से भी अपराध का गठन नहीं होता, दोनों का ही मौजूद होना आवश्यक है। तो केवल एक चीज जो है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द माइंड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल, द सेम हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक्टस रियस का मतलब होता है दोषपूर्ण कार्य और मेंस रिया का मतलब होता है दोषपूर्ण चित्त। इन दोनों का संगम होता है तब अपराध का गठन होता है ना। तो जैसे एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंसिट रिया चलता है, इसी तरह इसके साथ साथ एक और लैटिन मैक्सिम चलती है। वो लैटिन मैक्सिम क्या कहती है? वो कहती है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मियस एक्टस। तो एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मियस एक्टस, इसका मतलब होता है कि जो कार्य मैंने मेरी इच्छा से नहीं किया वो कार्य मेरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आई हैड बीन कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, आई हैड बीन कंपेल्ड बाय somebody else to do that। अगर मैं नहीं करता तो मेरी मृत्यु के सिवाय कोई और थी नहीं बात, तो मुझे ये करना पड़ा। आई हैड बीन कंपेल्ड बाय द, तो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंपल्सन। इसे मजबूरी का सिद्धांत कहते हैं, जो हम भारतीय दंड संहिता में धारा 94 में पढ़ते थे, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में पढ़ते थे। अब हम इसमें जब पढ़ेंगे तो अलग तरीके से। और दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि मैं पैनल बोर्ड के आगे खड़ा हूं और आपको कुछ दिख नहीं रहा ना। जब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट होगा, उसको जब पढ़ाने की बात होगी, मैं साइड में खड़ा और आपको एक एक चीज अंडरलाइन होती हुई दिखेगी और आपको इसके सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब चूंकि मैंने इसके ऊपर अंडरलाइन करके और ये छोड़ दिया है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स, देयरफॉर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये बात इस तरह की है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं और जिन्होंने अपना मानस बनाया है कि हमें तो ये करना है वो करना है, वो कभी भी किसी भी टीचर के वैल्यूएबल लेक्चर की जो है ना टाइम लेंथ को नहीं देखते, वीडियो की लेंथ को नहीं देखते, क्लास में पढ़ाई जाने वाली बात को, लंबाई को नहीं देखते, उसमें क्या क्वालिटी की चीजें हैं, दैट मैटर्स। अगर कोई आदमी पढ़ने की हैबिट, अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो उसको तो न्यायिक अधिकारी या वकील बनने का हक नहीं है। क्योंकि जो लोग इस फील्ड में जाने का सोच लेते हैं, उनको एक बात तय कर लेनी चाहिए कि आप आजीवन विद्यार्थी बने रहेंगे और हमेशा आपकी कुछ पढ़ने की और नया जानने की जो है ना कोशिश रहेगी। ये करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। ठीक है ना। तो अब जैसे ये बात आई, इसी तरह तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मियस एक्टस। तो पहला क्या था? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंसिट रिया। दूसरा क्या है? एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मियस एक्टस। तो एक्ट विच वाज नॉट डन बाय मी वॉलंटरीली, इट इज नॉट माय एक्ट। ये मेरी मन मर्जी से किया गया कार्य नहीं है, इसके लिए आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल देयरफॉर। ये मेरे को उसका दोष नहीं दिया जा सकता, मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुझे तो वक्त के हाथों मजबूर होना पड़ा था एंड अंडर द स्टेट ऑफ कंपल्सन मैंने वो किया था, है ना। और दो सूत्र और हैं जो इसके साथ पढ़ने आवश्यक होते हैं। वो पहला है, वो क्या कहता है मालूम है? कहता है कि नल्लम क्राइम साइन लेजे, नल्लम क्राइम साइन लेजे। और दूसरा सूत्र है नल्ला पोना साइन लेजे। तो नल्लम क्राइम साइन लेजे का मतलब क्या होता है? नो ऑफेंस विदाउट लॉ।
नो ऑफेंस विदाउट लॉ। लाइकवाइज दिस, दूसरा कहता है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, वो कार्य हमारी और आपकी नजर में, समाज की नजर में, जनता जनार्दन की नजर में कितना भी गंदा होने दो, कितना भी मतलब वाहियात होने दो, कितना भी घिनौना होने दो, वो व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अपराध का अभियुक्त नहीं हो सकता, जबकि जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य कानून की किसी पुस्तक में, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता, जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स हो, चाहे कोई स्पेशल लॉ हो और चाहे कोई लोकल लॉ हो, उसमें अगर अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है तो वो दोस्तों अपराध नहीं है। इसीलिए क्या लिखते हैं, नल्लम क्राइम साइन लेजे, नो ऑफेंस विदाउट लॉ, नो ऑफेंस विदाउट लॉ। सिमिलरली वन मोर मैक्सिम इज रनिंग साइमल्टेनियसली विद अफोरमेंशन्ड, ऊपर वाली के साथ दूसरा और सूत्र चलता है, वो कहता है कि नल्ला पोना साइन लेजे। तो नल्ला पोना साइन लेजे का मतलब क्या होता है? नल्ला पोना साइन लेजे का मतलब होता है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। तो जब तक कानून में किसी भी अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान किया है उससे अधिक दंड किसी को दिया नहीं जा सकता। आपको दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छे से पता होगी कि जब निर्भया कांड हुआ था, क्या हुआ था? निर्भया कांड हुआ था दिल्ली वाला, और निर्भया कांड में जो अपराधी थे, जो अभियुक्त थे, उसमें एक माइनर था, और वो जो माइनर था ना, उसी ने सबसे घिनौने और गंदे हरकतें करके 3-3, 4-4 बार जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स जोर जबरदस्ती उस मृतका के साथ, निर्भया के साथ किया था, है ना। परंतु उस समय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था ना, वो उसमें प्रावधान यही था कि इतने हीनियस ऑफेंस के लिए भी उसको सुधार गृह में रखा जाता था, एट द मोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो 3 साल के लिए उसको भी सुधार गृह में रखा, और सुधार गृह में भी सुधार की जगह सुधरने की बजाय वहां तो इतनी फैसिलिटी देते हैं कि सुधरने की बजाय और बिगड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या मालूम है कि वो 3 साल के बाद जब आया तो हिंदुस्तान में महिलाओं ने जबरदस्त जम के आंदोलन किया और खूब जुलूस निकाले और ये किया। उनका कथन क्या था कि इस लड़के को पकड़ के अंदर करो, इसको पकड़ के अंदर करो, इसको सजा और दो, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम में वहां पर प्रोविजन ही 3 साल का ही था, तो अंदर कैसे रख सकते। अब बातें अलग हो गई हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ना, पहले वाला रिपील होके और 2015 का नया आ गया है, उसमें अब परिस्थितियां बदल गई है। तो इसलिए दीज टू लैटिन मैक्सिम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहली कौन सी? नल्लम क्राइम साइन लेजे, अर्थात बिना कानून के कोई अपराध नहीं होता, नो ऑफेंस विदाउट लॉ। दूसरा क्या कहता है? नल्ला पोना साइन लेजे, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। अगर कानून में दंड का प्रावधान नहीं है तो दंड नहीं मिलेगा, दंड जितना प्रिस्क्राइब्ड है उससे अधिक नहीं मिल सकता। ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ती है और समझनी पड़ती। किस मामले में? ये हम जो है ना भारतीय न्याय संहिता का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू करें दोस्तों, उससे पहले ये सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ लेना आवश्यक होता है, ताकि हमें कोई तरह की समझने में, करने में दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखने की बात, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना अब हम वापस आते हैं अपने, ये सारी बातें देखो, बुनियादी बातें, जो आवश्यक थी, हम इस भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1 से अध्ययन शुरू करें। उससे पहले जितनी बातें मैं कंपैरेटिव स्टडी की बता सकता था, जितनी और जनरल बातें फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम्स, दैट इज जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स। आपको खुद को, हमको भी पता है कि कानून को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला तो ये तो है, देखो, कानून के प्रकार, कानून के प्रकार और कानून का वर्गीकरण। तो कानून के प्रकार में तो ये 2 प्रकार के हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ।
सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है, सबको पता है। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में मूल विधि भी कहते हैं, सारवान विधि भी कहते हैं। सारवान विधि वही विधि होती है जो अपराधों को परिभाषित करती है ना। तो अपराध को परिभाषित करना, अधिकार को परिभाषित करना, किसी भी दायित्व को बताना, कर्तव्य को बताना, तो अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों के बारे में जो कानून बात करता है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। यहां पर आपराधिक विधि में क्या मिलेगा, सबका क्रिमिनल लायबिलिटी मिलेगी। Each and every person is going to be held liable for commission of a particular offense. Why? Because it was committed by him. Because act or omission was there on the part of that offender and he is liable to be held liable, है ना। तो ये बातें जो है वो दंड के बारे में, अपराध के बारे में। और अब जैसे देखो, कानून का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के कानून मिलेंगे हमें। एक जनरल लॉ ऑफ क्राइम है जो भारतीय न्याय संहिता है, दूसरा दैट इज ए लोकल लॉ, तीसरा स्पेशल लॉ। तो ये जनरल लॉ, जनरल के साथ स्पेशल, स्पेशल के साथ में लोकल, ये 3 तरह की दंड विधियां होती हैं और चौथी है ही नहीं। और ये आगे आएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि लोकल लॉ होता है उसका कनेक्शन पर्टिकुलर एरिया विशेष से होता है, वो पर्टिकुलर एरिया में लागू है। और विशेष विधि जो होती है वो विषय विशेष के संबंध में होती है। तो हम अगर जैसे पॉक्सो पढ़ेंगे तो हम जो है SC ST एक्ट पढ़ेंगे, हम NDPS पढ़ेंगे, वो सारी विशेष विधियां हैं। IPC में एक जनरल आदमी का जनरल कंडक्ट जो है दैट इज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द BNS, तो उसके प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया कृत्य है या कार्य है या फिर अवैध लोप है जो उसे दंड का भागी बनाता है। इसलिए ये बात इस तरह से समझनी होती है। तो ये कानून के जो प्रकार हैं, कानून का जो वर्गीकरण है, वी आर बाउंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर प्रोसीडिंग विद द मैटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ। हम भारतीय न्याय संहिता को चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज पढ़ें, उससे पहले बहुत सारी बातें जिनका डिस्कशन करना हमें आवश्यक था हमने कर लिया, एट लेंथ इन डिटेल कर लिया। अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। और आप इतना भी मेरे को सुन लोगे, समझ लोगे और इसको पचा लोगे ना, तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा कि हाँ आपने मेहनत की है और आपने गौर से इस बात को देखा है, सुना है, समझा है। ये बात। अब हम आते हैं इसके ऊपर हमारी सेक्शन वाइज सारी चीजों पे। तो जिस किसी भी बात पर हम आएंगे उसको हम पढ़ेंगे तो डिटेल में। तो देखो, संक्षिप्त नाम ये पहली बात, फिर कमेंसमेंट दूसरी बात, लागू होना, है ना। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। तो व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस लॉ? इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या है? पहले वो भारतीय दंड संहिता थी, अब ये भारतीय न्याय संहिता हो गई, ठीक है। और अब आप देख लो, मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी बता देता हूं कि इसका कोई इंग्लिश वर्जन अवेलेबल नहीं है। ये यहां लिखा हुआ है रोमन स्क्रिप्ट में, ये यहां पर लिखा हुआ है देवनागरी में। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। वाई? बिकॉज ये 2023 क्यों लगा? बिकॉज इट वाज पास्ड एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2023। और उसको भारतीय दंड संहिता को क्या कहते थे? 1860 का 45। दैट वाज 45th एक्ट नंबर इन द ईयर 1860 देन ब्रिटिश इंडिया, है ना। वो तब का ब्रिटिश इंडिया था ना, उस समय उसको पारित उस समय किया गया था, ठीक है। तो ये हुई पहली धारा। अब हम दूसरे में आते हैं। इसका सबसेक्शन 2, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different projects. तो दोस्तों, आज की हमारी बातें जो है वो इस चैप्टर की यहाँ तक पूरी हो गई। बाकी हम सारी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।